गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलते हैं क्लास 11 सब्जेक्ट ज्योग्राफी लेसन 11 पार्ट 5 वायुमंडलीय परिसंचरण और तथा मौसम प्रणाली। यानी हमारे एटमॉस्फेयर में किस तरीके से वायुमंडल में चेंजेस आते हैं और किस तरीके से मौसम प्रणालियां चेंज होती हैं। यानी सर्दी की ऋतु, वसंत ऋतु या ये ऋतु परिवर्तन किन कारणों से होता है और हमें किस तरीके से ये महसूस होता है और किन कारणों से टेम्परेचर और आर्द्रता में चेंजेस आते हैं, इन सब के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आता है वायु राशियां। वायु राशियां होती क्या है और ये किस लिए हमारे उपयोग में आती हैं। वायु राशियां एक प्रकार से मौसम के या टेम्परेचर और आर्द्रता के बारे में क्षैतिज रूप से जो वितरण होता है उसके बारे में हमें बताती हैं। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते रहेंगे वैसे वैसे टेम्परेचर और आर्द्रता में क्षैतिज रूप में क्या परिवर्तन आ रहा है उसके बारे में हमें वायु राशियों के द्वारा पता चलता है। अगर सरल शब्दों में अगर हम कहें तो वायु राशि वायु की उस विस्तृत और सघन राशि को वायु राशि कहते हैं जिसमें विभिन्न ऊंचाइयों पर क्षैतिज रूप में, क्षैतिज का अर्थ होता है तिरछा, तापमान और आर्द्रता में भिन्नता बहुत कम होती है, उसे हम वायु राशि कहते हैं। यानी कहने का भाव यह है कि जिसमें विभिन्न ऊंचाइयों पर क्षैतिज रूप में तापमान और आर्द्रता संबंधी भिन्नता बहुत कम होती है उसे हम वायु राशि कहते हैं। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे और उसका क्षैतिज वितरण देखेंगे, किसका, वायु का। वायु के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं ऊंचाई के अकॉर्डिंग, टेम्परेचर में या आर्द्रता में जो चेंजेस आ रहे हैं वो हमारी वायु राशियां होती हैं। ये अलग अलग स्थान पर अलग अलग पाई जाती हैं। इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका वायु राशियों की उत्पत्ति। उत्पत्ति से हमारा तात्पर्य किसी वायु राशि की उत्पत्ति तब होती है जब वायु किसी संभागी क्षेत्र पर लंबे समय तक टिकी रहती है। ऐसी स्थिति में वायु धरातल अथवा जल की सतह के तापमान और आर्द्रता के गुणों को अपने अंदर ग्रहण करके वायु राशि बन जाती है। यानी कहने का भाव यह है कि जैसे धरातल पर या जल पर जब वायु लंबे समय तक ठहर जाती है और उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर टेम्परेचर और आर्द्रता उनको अपने अनुसार ढाल लेता है या उसके अनुसार खुद को ढाल देता है, तो वो बन जाती है बाद में वायु राशि। इज दैट क्लियर। यानी टेम्परेचर और आर्द्रता उसको या तो अपने अकॉर्डिंग डाल लेती है या जो टेम्परेचर होता है और आर्द्रता होती है या उसके अकॉर्डिंग ढल जाती है, जैसी वायु होती है। कहने का भाव यह है कि जो जलीय शरीर होता है जब वो स्थल की ओर आता है तो स्थल के अकॉर्डिंग या तो वो अपने आप को ढाल लेता है या एटमॉस्फेयर ऐसा बन जाता है जैसा कि वायु होती है। अगर वायु गर्म है तो टेम्परेचर भी गर्म हो जाता है और अगर वायु ठंडी है तो टेम्परेचर भी ठंडा हो जाता है। और अगर पहले से ही ऑलरेडी हमारा धरातलीय टेम्परेचर अधिक है और वायु राशि वायु का कम है तो जब वो उसके संपर्क में आती है तो उसको भी वो चेंज कर सकती है। कहने का मतलब है वायु राशि उत्पन्न वहां पर जिसकी अधिकता होगी कि अगर वायु में टेम्परेचर की अधिकता है तो उसके अकॉर्डिंग और धरातल के अकॉर्डिंग अगर टेम्परेचर अधिक है, आर्द्रता अधिक है तो उसके अकॉर्डिंग वो बन जाती है, उनकी उत्पत्ति हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है वायु राशियों की उत्पत्ति की आदर्श दशाएं। भूपृष्ठ के एक विस्तृत क्षेत्र अथवा महासागर के एक विशाल भाग पर सूर्य तप की समान मात्रा प्राप्त होनी चाहिए। कहने का भाव यह है कि जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही होती है तो पूरी पृथ्वी के ऊपर सूर्य का प्रकाश समान रूप से नहीं पड़ता, कहीं पर अधिक पड़ता है तो कहीं पर कम पड़ता है, जिसके कारण वायु राशियां अलग अलग स्थान पर अलग अलग बनती हैं। इस समांगी क्षेत्र में आर्द्रता की दशाएं भी समान होनी चाहिए। यानी कहने का भाव यह है कि जहां पर
धरातल हमारा शीघ्र गर्म होता है, शीघ्र ठंडा होता है, जबकि जल जो होता है वो देर से गर्म होता है, देर से ठंडा होता है। क्यों? क्योंकि जल जो होता है वो गतिमय होता है, गतिमान होता है, जबकि धरातल एक जगह स्थिर रहता है। तो जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो गतिमान में सूर्यताप कम ऊष्मा छोड़ पाता है, जबकि एक स्थिर जगह पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है तो वहां पर ऊष्मा अधिक बढ़ती है, जिसके कारण हमारा धरातल शीघ्र तो ठंडा होता है और शीघ्र ही गर्म होता है, जबकि जल हमारा देर से गर्म और देर से ही ठंडा होता है। इसलिए वहां पर आर्द्रता और जो टेम्परेचर होता है वो अलग अलग होता है। इसलिए जो क्षेत्र है वो समांगी होता है, यानी ऐसा नहीं होता कि समान रहेगा, जल का भी समान है और धरातल का भी समान है। अगर वो समान होता है तो वायु राशियां की दशाएं शीघ्र बनेंगी। इसके बाद आता है उद्गम क्षेत्र में वायु को बड़े पैमाने पर ऊपर से नीचे उतरना चाहिए। यानी उद्गम क्षेत्र से हमारा तात्पर्य जब वायु टेम्परेचर और आर्द्रता के संपर्क में आती है तो उसको ऊपर नीचे होने में शीघ्रता होनी चाहिए। ये जब भी हो पाएगा जब दोनों इक्वल हो, बराबर हो, जो हमारी वायु आई है और जो वहाँ का टेम्परेचर या आर्द्रता है, अगर वो समान है तब तो वो जल्दी बनेंगे, अन्यथा उनको समय लगेगा एक दूसरे के अंदर सम्माहित होने में। इसके बाद आता है वायु राशियों का महत्व। ऋतु परिवर्तन की अनेक घटनाओं से वायु राशियों का प्रत्यक्ष या परोक्ष संबंध होता है। जो भी आप एटमॉस्फेयर में चेंजेस देखते हो, ये सब चेंजेस हमारी वायु राशियों के कारण ही संभव हो पाता है। वायु राशियां वाताग्रों का निर्माण करती है। अब एक क्वेश्चन बनता है आपका कि वाताग्र क्या होता है? जो वायु राशि होती है ये वाताग्र का निर्माण करती है। वायु राशियों को अलग रखने वाले इस सीमा तल को वाताग्र कहते हैं। यानी आप देखते होंगे कि कहीं पर वायु राशियां ठंडी है, कहीं पर गर्म है, तो उन दोनों को अलग रखने वाले एक सीमा तल को ही वाताग्र कहते हैं। जो ठंडी वायु राशियों को अलग रखते हैं और गर्म वायु राशियों को अलग रखते हैं, उन्हें हम वाताग्र कहते हैं। वाताग्र आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आता है वायु राशियों की प्रकृति। यदि किसी वायु राशि का तापमान उस क्षेत्र के तापमान की अपेक्षा जिस पर वह स्थिर हो या संचरण कर रही हो कम हो तो उस वायु राशि को ठंडी वायु राशि कहते हैं। यानी कहने का भाव यह है कि यदि किसी वायु राशि का तापमान उस क्षेत्र के तापमान की अपेक्षा जिस पर वह स्थिर हो या संचरण कर रही हो कम हो तो उस वायु राशियों को ठंडी वायु राशियां कहते हैं। यानी अगर किसी ठंडे प्रदेश में हमारी वायु गई है और उसके संपर्क में आके वो अगर ठंडी हो गई है तो वो ठंडी वायु राशियां, और अगर कोई अस्थिर हो यानी गतिमान हो तो वहां पर जो गर्म वायु राशियां जाती हैं तो वो भी गर्म ही रहती हैं। इसके बाद आता है वायु राशियों के उद्गम क्षेत्र। वह समान धरातल जिन पर वायु राशियां बनती हैं उन्हें वायु राशियों का उद्गम क्षेत्र कहा जाता है। वायु राशियों के उद्गम क्षेत्र 5 हैं। नंबर 1 पे आता है उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय महासागर। 2 पे आता है उपोष्ण कटिबंधीय उष्ण मत्स्य। 3 पे उच्च अक्षांशीय अपेक्षाकृत ठंडे महासागर। उच्च अक्षांशीय अति शीत हिमच्छादित महाद्वीपीय क्षेत्र। हिमच्छादित महाद्वीप अंटार्कटिका तथा आर्कटिक। स्थायी रूप से ये बहुत ही ठंडे होते हैं। यहाँ पर 12 मास बर्फ जमी रहती है। जो हमारे ध्रुवीय प्रदेश है उनको हम ये क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका वायु राशियों का वर्गीकरण। 2 आधारों पर, यानी इनको 2 मुख्य आधारों पर अलग किया जाता है। एक तो होता है उद्गम क्षेत्र के स्वभाव के आधार पर। उद्गम क्षेत्र का मतलब हो गया जहां पर वायु उत्पन्न होती है और बाद में जब वो टेम्परेचर और आर्द्रता के संपर्क में आती है तो उनका स्वभाव कैसा होता है, उसके आधार पर उनका वर्गीकरण। तो पहला है उष्ण कटिबंधीय वायु राशियां और नंबर 2 पे है ध्रुवीय वायु राशियां। जब सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ता है वहां पर होता है उष्ण कटिबंधीय वायु राशि।
और जहां पर तिरछा पड़ता है वहां पर होता है ध्रुवीय वायु राशि। जैसे कि इसके बाद आता है रूपांतरण के आधार पर। रूपांतरण का मतलब होता है कि पहले ये गर्म हो या ठंडी हो, बाद में जब धरातल के संपर्क में आती है या नदियां जल के संपर्क में, धरातलीय वायु जल के संपर्क में आती है तो इनमें चेंजेस हो जाते हैं, यानी ये अपना रूप बदल लेती है। उसे हम रूपांतरण के आधार पर वायु राशियां कहेंगे। सबसे पहले आता है ऊष्मा गति से रूपांतरित वायु राशियां। नंबर 2 पे आता है यांत्रिक विधि से रूपांतरित वायु राशियां। ऊष्मा गति का मतलब हो गया जो सूर्य से निकल रहा प्रकाश है, ऊष्मा है, और जो हमारी पृथ्वी धरातल से ऊष्मा छोड़ रही है, उन दोनों के संपर्क में आके वायु अपना जो व्यवहार है यानी टेम्परेचर है, आर्द्रता है, वो चेंज कर लेती है, बदल लेती है, तो उसे हम कहते हैं रूपांतरित के आधार पर। यांत्रिक विधि का मतलब हो गया भौतिक, यानी टेम्परेचर, वायु, वर्षा या मृदा या आप कहें तो सूर्यताप या कोई भी ऐसी प्राकृतिक घटना जिसके कारण हमारी वायु राशियों में बदलाव आता है, उसे हम यांत्रिक विधि से रूपांतरित वायु राशियां कहते हैं। कहने का भाव ऊष्मा गति से रूपांतरित वायु राशियां जब धरातल और वायु राशि के आधारीय तल के बीच ऊष्मा के आदान प्रदान से वायु राशि नीचे से गर्म या ठंडी होती है तो उसे ऊष्मा गति से रूपांतरित वायु राशियां कहते हैं। इसके बाद आता है यांत्रिक विधि से रूपांतरित वायु राशियां धरातल से प्राप्त होने वाली गर्मी या ठंडक के अलावा अन्य किसी कारण से वायु राशियां रूपांतरित होती हैं तो ऐसी वायु राशि यांत्रिक विधि से रूपांतरित वायु राशि कहलाती है। यानी जो भी कारण हमारे भौतिक होते हैं, यानी सूर्य से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई इत्यादि, ये सभी कारण हमारे यांत्रिक या भौतिक होते हैं। इसके बाद आता है आपका वातावरण। वातावरण हमारे 4 प्रकार के होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया वातावरण की डेफिनेशन कि वातावरण वो होता है जो वायु राशियों को उसके टेम्परेचर और आर्द्रता के आधार पर अलग करता है। उस सीमा तल को हम वाताग्र कहते हैं। वायु राशियों को अलग रखने वाली इसी सीमा तल को वाताग्र कहते हैं। वाताग्र 4 प्रकार के होते हैं। वार्म फ्रंट, यानी कहने का मतलब है ठंडी और भारी वायु राशि, यानी 2 भिन्न तापमान वाली वायु राशियां जब एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तो उष्ण वायु राशि हल्की होने के कारण ठंडी और भारी वायु राशियों के ऊपर चढ़ जाती है। कहने का भाव यह है कि जो गर्म वायु राशियां होती हैं जब वो रात के समय धरातल की ओर जाती हैं तो वहां की जो धरातल होता है वो ठंडा हो जाता है, क्योंकि आपको मैंने पहले भी बता रखा है कि हमारा जो धरातल है वो शीघ्र तो ठंडा होता है और शीघ्र ही गर्म होता है। तो रात होते होते वो शीघ्र ठंडा हो जाता है, लेकिन जो हमारे समुद्र तल की जो ऊंचाई के ऊपर वायु राशियां होती हैं वो धरातल की ओर जब जाती हैं तो वो ऑलरेडी पहले से ही गर्म होती हैं, लेकिन जब वो ठंडे की ओर जाती हैं तो वो हल्की होती है और हल्की होकर वो ठंडी और भारी वायु राशियों के ऊपर चढ़ जाती हैं और वो आसमान की ओर प्रस्तावना कर जाती है। इसके बाद आता है आपका कोल्ड फ्रंट। जब ठंडी वायु राशि उष्ण और हल्की वायु राशियों के विरुद्ध बढ़ती है तो उसे उठाकर अपने ऊपर चढ़ा लेती है। कहने का भाव यह है कि जब गर्म वायु राशि ठंडे की ओर आकर्षित होती है तो ठंडी उन हल्की वायु राशियों को अपने ऊपर चढ़ा लेती है और ऊपर की ओर ले जाती है। इसके बाद है ऑक्लूडेड फ्रंट। यदि एक वायु राशि पूर्णतः धरातल के ऊपर उठ जाए तो ऐसे वाताग्र को अधिविष्ट वाताग्र कहते हैं। इसके बाद आता है स्टेशनरी फ्रंट। इस वाताग्र में कोई भी वायु ऊपर नहीं उठती जिस कारण यह अचर वाताग्र कहलाता है।
अचल वाताग्र यानी ना तो ऊपर उठती है ना नीचे बैठती है, ये मध्य स्थल पे यानी आपका जो टेम्परेचर है ना तो ठंडा होता है ना गर्म होता है, ये समान होता है यानी एक दूसरे के समान होता है, स्टेशनरी यानी अधिविष्ट। इसके बाद आता है वाताग्र की प्रमुख विशेषताएं। वाताग्र सदैव मध्य अक्षांशों में बनते हैं। मध्य अक्षांश का मतलब हो गया आपकी कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य। इसमें वायुदाब और तापमान की तीव्र प्रवणता पाई जाती है। वायुदाब और तापमान का अर्थ हो गया यानी ये दोनों समान रूप से एक दूसरे के ऊपर आश्रित होते हैं। इसके बाद आपका आता है चक्रवात, जिसको हम अभी थोड़ा अध्ययन करेंगे इसके बारे में। सबसे पहले आता है चक्रवात। इस चक्रवात के बारे में ये सब आपको क्लियर हो होंगे, इनको अच्छे से आप अपनी नोटबुक में उतार लें। अगर कोई भी पॉइंट आपको क्लियर नहीं हुआ हो तो वो आप उससे फोन पे या कैसे भी पूछ सकते हैं। इसके बाद आता है आपका चक्रवात। चक्रवात के बारे में अध्ययन करने से पहले हम जानेंगे कि चक्रवात होता क्या है और ये किस तरीके से प्रोसेस करता है। इसके बारे में जानने के लिए हम सबसे पहले चक्रवात को समझेंगे कि